हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से ब्रिटिश शासन के दौरान या औपनिवेशिक शासकों के द्वारा भारत की प्राचीन परंपरा को कैसे संभाल कर रखा गया, जिसके अंतर्गत हम कुछ विद्वानों के उदाहरण के माध्यम से इसे समझेंगे। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कनिंघम एवं जेम्स फर्ग्यूसन भारतीय साम्राज्य और इसकी प्राचीनता को उसके काल का अध्ययन करने के लिए दो प्रमुख विद्वान जेम्स फर्ग्यूसन और कनिंघम का कहना है कि 1850 में सरकार ने हमारे स्मारकों के लिए कुछ नहीं किया। इसी कारण कुछ ऐतिहासिक इमारतें समय के भार से खराब हो रही हैं और जल्द ही नष्ट हो जाएंगी। उनके अनुसार अगर पुरातत्ववेत्ताओं ने यानी कि आर्कोलॉजिस्ट ने इनके लिए कुछ नहीं किया तो ये सभी नष्ट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। इस समय तक सरकार साम्राज्य के विस्तार और उसके सुदृढ़ीकरण में लगी हुई है। ब्रिटिशों ने उसके 3 सर्वे शुरू किए हैं। 1790 के बाद जो सुदृढ़ीकरण की बात की जा रही थी, वह कहते हैं कि भारत में अंग्रेज़ी सरकार के लिए अच्छा होगा कि जिस प्रकार विज्ञान के लिए सर्वे किया जा रहा है उसी प्रकार कला के लिए भी किया जाना चाहिए। इससे कला और विज्ञान में समानता आएगी। तो अगर हम बात करें, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे कनिंघम जो है वो ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से औपनिवेशिक काल की सरकार या फिर उस समय में जो सरकार थी उसने साम्राज्य को बढ़ाने और मजबूत करने पर ज़्यादा ध्यान दिया, लेकिन साथ ही ब्रिटिशों ने विज्ञान के क्षेत्र में सर्वे पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जिसे देखकर कनिंघम ने इस बात की ओर ध्यान केंद्रित किया, उनका ध्यान केंद्रित करना चाहा और उन्हें ये याद दिलाया कि उन्हें विज्ञान के साथ साथ कला के क्षेत्र पर भी ध्यान देना चाहिए और उसका भी सर्वे शुरू कर देना चाहिए। साथ ही ब्रिटिशों ने जब कला के क्षेत्र में काम करना शुरू किया तो उन्होंने कुछ विशेष शब्दों का भी इस्तेमाल किया, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि ब्रिटिशों ने अलग अलग शहर के लिए, अलग अलग देश के लिए कह सकते हैं, ठीक है, अलग अलग देश के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि आर्कियोलॉजी की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आधुनिक भारत का अध्ययन करने के लिए भारत के औपनिवेशिक अतीत को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये कहानी तब शुरू होती है जब अंग्रेज़ी नागरिक और अधिकारियों ने उसके खोए हुए और खंडरों तथा इमारतों को वापस लाने की कोशिश की और उसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ली और जो ढांचे उपलब्ध थे, मौजूद थे, उनके आधार पर ही उनका अध्ययन करना शुरू किया। उनके जो व्यवसाय थे उनसे आधुनिक भारत में कला व वास्तुकला और पुरातत्व के क्षेत्रों में अध्ययन की शुरुआत हुई। तो जिससे क्या होता है कि उनके अध्ययन करने से पता चलता है कि वास्तव में प्राचीन समय में या पुराने समय में किस प्रकार से कला कैसी थी, साथ ही उनका व्यवसाय, लोगों का व्यवसाय कैसा था, उन्होंने कौन सी कला का इस्तेमाल किया था, जीवन यापन क्या था। तो ये सब जानने को मिला हमें। अब यदि हम आगे बात करें तो हम देखते हैं कि प्राचीनता एक पाश्चात्य शब्द है, यानी कि एक वेस्टर्न वर्ड है ये, जिसका प्रयोग 19वीं सदी में शुरू हुआ। ये शब्द इटली, जापान, जर्मनी के लिए प्रयोग हुआ, ना कि भारत के लिए। जैसे कि हमने देखा कि जो ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ शब्दों का अलग अलग इस्तेमाल किया, अलग अलग देश के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे उन्होंने पाश्चात्य शब्द का जो इस्तेमाल किया प्राचीनता में, वो 19वीं सदी में सिर्फ इटली, जापान और जर्मनी में किया, ना कि भारत के लिए। प्राचीनता से प्राचीनतावाद बना, एंटिक्विटिज़म, जो कि जब पाश्चात्य देशों ने प्राचीनता ग्रहण की तब प्राचीनतावाद की शुरुआत हुई। वहीं हम देखते हैं कि जब प्राचीनता देशों ने भारत की खोज की तब प्राचीनता की खोज हुई। जब इस विषय का उद्भव हुआ तो एक सिद्धांत के रूप में प्राचीनता का अध्ययन शुरू हो जाता है और भारतीय प्राचीन वस्तुओं के लिए पश्चिमी विद्वानों ने सबसे पहले ऐसे संस्थान स्थापित किए, ऐसे इंस्टीट्यूट खोले जिन्होंने इन वस्तुओं के रखरखाव और संरक्षण का कार्य आगे बढ़ाया। वहीं अलेक्जेंडर कनिंघम, जो सैनिक इंजीनियर और आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भारत सरकार को 1861 में पत्र लिखकर इस विषय पर एक इंस्टीट्यूट यानी कि संस्था स्थापित करने का आग्रह किया। तो जिसका मुख्य उद्देश्य रूपांतरित तरीके से भारत की नक्काशी करना था।
यदि हम बात करें कनिंघम की, तो हम देखते हैं कि कनिंघम के द्वारा कला की और ब्रिटिशों का ध्यान केंद्रित किया गया था। पहल जो थी वो कनिंघम ने की थी। आगे हम देखते हैं कि जेम्स फर्ग्यूसन ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कला के क्षेत्र में। जेम्स फर्ग्यूसन और कनिंघम, जिन्होंने भारत में अपने अनुभवों का प्रयोग करते हुए व्यापक यात्राएं व खोज की, जिसके द्वारा उन्हें सांची का स्तूप जंगल में पड़ा दिखाई दिया। कनिंघम कॉलोनियल डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। उसका इरादा भारत का ज्ञान तथा उसका नियंत्रण स्थापित करना था। यानी कि कनिंघम जो था वो कॉलोनियल डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव था और उसका जो इरादा था वो भारत के ज्ञान को प्राप्त करना, भारत में जो ज्ञान था उसे समझना और उस पर अपना कंट्रोल करना था। ठीक है, कि किस तरीके से वो वहाँ यहाँ के भारत के ज्ञान को समझे और उसको कंट्रोल कर सके। तो औपनिवेशिक भारत में व्यवसाय की शुरुआत इसी पत्र से हुई, जो कि कनिंघम ने 1861 में लिखा। और प्राचीनता के जो तत्व ढूंढे गए वो ना केवल स्रोत के रूप में बाहर आए बल्कि काम भी आए। इस विषय में दो विशेष कार्य हैं, वो है एक्यूरेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन को सही तरीके से लगाना। पुरातत्व की स्थापना से शुरू हुआ। आर्कोलॉजी की जो शुरुआत हुई वो यहीं से हुई। जेम्स फर्ग्यूसन ने 1833 से 42 के बीच भारत में यात्राएं की तथा घूम घूम कर कार्य किया और कई जगहें देखी। जेम्स फर्ग्यूसन एक यूरोपीय यात्री होने के कारण उसने खूब यात्राएं की, साथ ही उसने एक विशिष्ट कार्य में भी ज़्यादा ध्यान दिया और उसकी इसी विशिष्ट कार्य को डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, साथ ही जेम्स फर्ग्यूसन ने कलकत्ता में एक कंपनी खोल दी और उनका एक इरादा यहाँ व्यापार करना भी था। व्यापार में इन्होंने देखा कि नील और अफीम जिसकी खेती भारत में होती थी वो यहाँ भी उगाई जाती थी। इसके अलावा अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो जेम्स फर्ग्यूसन ने व्यापार के साथ साथ पुरानी भारतीय इमारतों को भी सूचीबद्ध किया तथा उसे जहाँ जहाँ वास्तुकला की इमारतें मिली वहाँ वहाँ उसने रास्ता बनाया। और हमें पुरानी विधाएं देखने को मिलती हैं अलग अलग, जो कि मुख्य रूप से दो हैं। फर्स्ट लैंडस्केपिंग पेंटिंग्स और सेकंड विधिवत सूचीबद्धता, जिसके अंतर्गत फर्ग्यूसन को भारतीय वास्तुकला के इतिहास का पहला लेखक माना जाता है। फर्ग्यूसन भारत में अकेला था तथा उसने दावा किया कि जिस तरह का काम उसने किया वैसे पहले कभी नहीं हुआ। खास तौर से वास्तुकला के क्षेत्र में भारत की अवधारणा से प्रभावित था। और औपनिवेशिक काल में भारत के बहुत पेंटर थे। भारतीय वास्तुकला का इतिहास जो है एक व्यक्ति की वास्तुकला का सर्वेक्षण कहा जाता है, जिसमें कनिंघम जो था वो वास्तुकला के इतिहास का पहला लेखक माना जाता है, जिसका वर्णन उसने थॉमस एंड विलियम डैनियल की पुस्तक द ओरिएंटल सीनरी सीरीज में किया था। फर्ग्यूसन भारतीय स्मारकों व इमारतों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने बहुत विस्तार से उनका सर्वे किया तथा सूचीबद्ध किया। उसने अपनी पहली किताब 1848 में पिक्चर्स इलस्ट्रेशन ऑफ एंशिएंट आर्किटेक्चर इन हिंदुस्तान लिखी, जो कि भारत में उसकी यात्राओं का परिणाम थी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो यात्राएं हुई उसमें विलियम हॉड्ज एंड थॉमस एंड विलियम की यात्राएं थीं तथा फर्ग्यूसन के समय तक ये प्रथा ऐतिहासिक अध्ययन में स्थापित हो चुकी थी, जिसमें यात्रा तथा चित्रकार कर सकते थे। जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों ने जीत हासिल की वहाँ वहाँ ये तरीका अपनाया गया। और कुछ प्रमुख पुस्तकें भी थी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जैसे कि सिलेक्ट व्यूज़ इन इंडिया 1786, डैनियल्स की ओरिएंटल सीनरी 1795 टू 1806, 24 व्यूज़ ऑन हिंदुस्तान। इन पुस्तकों के द्वारा यूरोपीय लोगों ने भारत के कम जाने हुए स्थान की जानकारी प्राप्त की तथा ये एक यात्रा वृत्तांत बन गए, यानी कि फॉरेन अकाउंट्स बन गए। और इससे आगे आने वाली पीढ़ी ने भी जानकारी प्राप्त की। 1830 में फर्ग्यूसन भारत आया और उसके पास पहले से ही एक फ्रेम था। फर्ग्यूसन ने जब अपने आप को भारतीय वास्तुकला के रूप में प्रस्तुत किया तो धीरे धीरे सौंदर्य बोध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो परिवर्तित हो गया। उसकी अगली किताब में 24 लिथोग्राफ्स हैं, जिससे पता चलता है कि डैनियल से इसका कार्य अलग था और उसने ये दावा किया कि उसने जो भी कार्य किया वो वास्तुकला की दृष्टि से सबसे अच्छा था। उसकी किताब का बहुत पास से अध्ययन हुआ है। साथ में हम देखते हैं कि उसकी जिस किताब का बहुत पास से अध्ययन हुआ है, साथ ही सर्वे ऑफ इंडिया में फर्ग्यूसन की चित्रकारी को संरक्षित करके रखा गया है, जो कि देहरादून में है।
फर्ग्यूसन के साथ साथ मैकेंजी ने भी तमिलनाडु के मंदिरों की वास्तुकला का वर्णन किया है। यहाँ फर्ग्यूसन की एक प्रमुख विशेषता चित्रों का सटीक होना था। उदाहरण के लिए उनकी किताब पिक्चर्स इलस्ट्रेशन ऑफ एंशिएंट आर्किटेक्चर इन हिंदुस्तान में जो चित्र बने थे उसमें उसने अपने पुराने कैमरे का प्रयोग किया, जिसका उस समय अधिक प्रयोग किया जाता था। ट्रेस्ड स्केच का प्रयोग किया जाता था, लेकिन उस समय विद्वानों और चित्रकारों का प्रमुख उद्देश्य इन चित्रों द्वारा सौंदर्य का बोध कराना था और साथ साथ इमारतों को एक नया और सुदृढ़ व सुंदर तरीके से पेश करना था। व्यवस्था का निकास, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्डर फर्ग्यूसन की इस किताब में उड़ीसा की यात्राओं और चित्रों का वर्णन मिलता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भुवनेश्वर का मंदिर है। उसने बताया कि सबसे महानतम मंदिर जो भव्यता में महान था वह भुवनेश्वर का मंदिर था, जो पूरे हिंदुस्तान में एक भव्य मंदिर था। उसने आसपास के छोटे छोटे मंदिर उसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर से प्रभावित था ये ब्लैक पगोडा। इसी प्रकार महाबलीपुरम के मंदिरों का भी वर्णन किया गया है। निष्कर्ष, अब यदि हम निष्कर्ष की बात करें तो हम देखते हैं कि फर्ग्यूसन ने इस प्रकार दक्षिण भारत के चिदम्बरम मंदिर के चित्र बनाए, वह उनका वर्णन किया, परंतु इसका वर्णन उसने इसलिए नहीं किया क्योंकि वह कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि उसने यानी कि फर्ग्यूसन ने उसकी तिथि निर्धारण की संभावना देखी और पहली बार किसी भी भारतीय इमारत में तिथि निर्धारण की संभावना वो देख रहा था। इस प्रकार फर्ग्यूसन के लिए पूरा जो काम था ये ज्ञान वर्णन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा गया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।